मुंबई की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को आरएसएस से जुड़े हुए एक पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। हालांकि इस मामले में कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आपको बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ था जब राहुल गांधी ने कह दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और माफी नहीं मांगूंगा। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे और बेहद आसान भाषा में बताएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है चुनाव आयोग और उसके कमिश्नर को लेकर। जी हाँ, मशहूर अधिवक्ता प्रशांत भूषण पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। यह मामला इतना गंभीर और दिलचस्प है कि यदि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर उलट पलट हो जाएगी और देश की जनता समेत सारी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लगाती हैं, इन सब का मामला एक सिरे से साफ हो जाएगा। यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण है वो आधार जिसे लेकर प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में अब परिस्थितियां बेहद नाजुक हो चुकी हैं बीजेपी के लिए। वहीं आज राहुल गांधी भी कर्नाटक पहुंचे थे और उसी कोलार में उन्होंने जमकर भाषण दिया, जिस कोलार में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। आज उन्होंने बोलते हुए ओबीसी समाज को लेकर और एससी एसटी को लेकर बहुत ही बड़ी बात कही है। उनकी भी कुछ बातें आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम की, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जरा सी बात महाराष्ट्र की राजनीति की भी करेंगे, क्योंकि हाल ही में शरद पवार ने अडानी के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक मदद भेजने की कोशिश जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी की चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में भारत में किसी भी राज्य के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव के बाद तमाम विपक्षी दल यह आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करता है। विपक्ष के खिलाफ छोटे मोटे मामलों में भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बड़ी भूल कर दे, चाहे जितना बड़ा उल्लंघन कर दे, खुद प्रधानमंत्री जी आचार संहिता के चाहे जिस स्तर पर जाकर उल्लंघन कर दें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उन्हें तुरंत क्लीन चिट भी दे दी जाती है। मानो चुनाव आयोग बैठा ही है क्लीन चिट देने के लिए। हाल ही में आपने गुजरात विधानसभा चुनाव में देखा था कि एक तरफ वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे। इस तरह के तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं। विपक्षी दलों को तो छोड़िए, आम आदमी के मन में भी तमाम आशंकाएं पैदा हो चुकी हैं चुनाव आयोग और उसकी कार्यवाही को लेकर। हाल ही में चुनाव आयोग के लिए एक नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की गई थी, जिनकी नियुक्ति को लेकर पहले दिन से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कैसे अचानक एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड में नियुक्ति हो गई। अब इसी मामले को लेकर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनके वकील हैं प्रशांत भूषण साहब। इस पीआईएल में कहा गया है कि नए चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से मनमाने तरीके से और संस्थागत ढांचे के खिलाफ किया गया है, जो कि भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 14, 324 का उल्लंघन भी है। लाइव लॉ की खबर को जहां तक मैं समझ पाया हूं, इसके अनुसार सरकार ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस आधार पर सही बताया था कि उनकी उम्र बाकी लोगों की अपेक्षा कम है, इसलिए वो चुनाव आयोग में ज्यादा दिन तक सेवा दे पाएंगे। लेकिन अब मामला सामने आ रहा है कि 160 से ज्यादा अधिकारी थे जो 1985 बैच के थे, जो अरुण गोयल से भी कम उम्र के थे। यानी कि सरकार का यह तर्क फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इस पीआईएल में कहा गया है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने स्वयं के लाभ के लिए भूल चूक के कृत्यों के माध्यम से सावधानी पूर्वक आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया है। आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा मनमाने तरीके से अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया ताकि सरकार के लिए यस मैन बैठाया जा सके। यस मैन का मतलब होता है सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाला, ऐसा आदमी सरकार की इच्छा अनुसार काम करे। यानी कुल मिलाकर यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने अपनी जी हुजूरी करने वाले आदमी को चुनाव आयोग का मुखिया बना दिया। अब यहां एक बात समझने वाली है कि किस तरह से सारी कहानी पलट सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक समिति का गठन किया और कहा कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी ये साहब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री होंगे और ये तीन लोग मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब यदि हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर अरुण गोयल की नियुक्ति रद्द कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यदि ऐसा होता है तो अगले जो कमिश्नर बनाए जाएंगे वो चीफ जस्टिस, विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री के सलाह पर बनाए जाएंगे। यानी कि तीन में से दो लोग जिसे चाहेंगे उसे बना लेंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि चीफ जस्टिस जिसके नाम पर भरोसा करेंगे वो व्यक्ति निश्चित ही निष्पक्षता से काम करेगा। साल 2014 में राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है।
जिसके बाद मुंबई के थाने में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ। 2018 में इस मामले में जब राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, तब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। अब जाकर राहुल गांधी की अपील पर थाने कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई में शामिल होने के लिए परमानेंट छूट दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इसमें कुछ शर्तें भी लगाई है और कहा है कि हर एक सुनवाई में राहुल गांधी के वकील को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। आगे चलकर यदि कोर्ट राहुल गांधी को बुलाता है तो उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा, और यदि इन दोनों शर्तों में से किसी का उल्लंघन होता है तो जो छूट दी गई है वो स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। यानी कि राहुल गांधी को फिलहाल इस मामले में बार बार कोर्ट में पेश होने से छुट्टी मिल गई है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं, मगर उससे पहले जिस तरह का माहौल बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी में जिस कदर भगदड़ मची है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आने वाला है। अब एक नए संकट के रूप में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस पर कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री का कहना है कि यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता पूर्व में कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे और वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। यह झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके जाने से पार्टी पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम उसे कवर कर लेंगे। खबरें यह भी आ रही हैं कि इन लोगों को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, लेकिन ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे कर्नाटक भाजपा में हो रहे हैं। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री, तमाम एमएलए, एमएलसी और अन्य कार्यकर्ता झुंड बनाकर भाजपा छोड़ रहे हैं। वहीं एक खबर यह भी है कि हाल ही में जिस भाजपा विधायक के यहां से 8 करोड़ रुपए पकड़ा गया था कैश, उन्हें 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। इसे लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिस भाजपा नेता के घर से 8 करोड़ रुपया कैश मिला, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब की छापेमारी क्यों नहीं की गई? किसी ने जांच क्यों नहीं किया? और जांच करना तो दूर है, उन्हें बेल पर बेल मिलती जा रही है। करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी जी की यह कौन सी लड़ाई जारी है? आज कर्नाटक में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अदानी करप्शन यानी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री मोदी अदानी को दिल खोल कर मदद कर। एक बात और समझने वाली है, राहुल गांधी ने आज उसी जगह पर भाषण दिया जहां पर मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने चोर होने की टिप्पणी की थी, जिस मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई और उसके बाद उनकी सांसदीय और सरकारी आवास सब कुछ छीन लिया गया। हाल ही में आपने देखा था कि बीजेपी के तमाम नेता और गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस मिलकर राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है। इसे लेकर भी राहुल गांधी ने आज तगड़ा जवाब दिया और जातीय जनगणना की बात छेड़ दी और कह दिया कि मोदी जी 2011 में यूपीए की सरकार ने यानी कांग्रेस वाली सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, आप उसका डाटा रख दीजिए, बता दीजिए कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या के साथ ही उनकी भागीदारी कितनी है सरकार में, सरकार के कितने सचिव हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस ओबीसी समाज की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, उस ओबीसी समाज की भागीदारी और एससी एसटी सबको मिलाकर केंद्र सरकार के सचिवालय में मात्र 7% है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि आने वाले चुनाव में जो 1 महीने में होने वाला है उसमें कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और लोगों से आह्वान किया कि कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को देनी है इस बार। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव जीतने के बाद वो क्या क्या करेंगे। जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव नजदीक आ रहा है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। वहीं लोग एक और सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव से महीनों पहले डेरा डाल देने वाले पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक के चुनाव से दूर दूर क्यों दिख रहे हैं? हाल ही में आपने देखा था कि सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर अदानी के कथित फ्रॉड मामले की जांच की मांग कर रहे थे, जेपीसी बनाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच शरद पवार अदानी के चैनल पर जाकर अदानी के आदमी को इंटरव्यू देते हैं और अदानी की तारीफ कर देते हैं, जिसके बाद हर तरफ यह सवाल उठने लगा कि क्या विपक्षी एकता बनने से पहले ही टूट गई। हालांकि बाद में शरद पवार ने कहा कि विपक्ष के साथ हूं और यदि विपक्ष जेपीसी की मांग करता है तो मुझे भी मंजूर है। अब शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से यह वादा किया है कि चाहे हमारी पार्टी के कई विधायक एनसीपी छोड़कर चले भी जाएं, तब भी हम बीजेपी के साथ कोई गठजोड़ नहीं करने वाले हैं। लगे हाथ आपको एक चीज और बता दें कि जल्द ही आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, यदि वो बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिंगल डिजिट में आएगी। यानी कि जिस महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यूपी के बाद दूसरे नंबर का राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 सीटें या उससे भी कम मिल सकती हैं, ऐसा राजनीतिक पंडितों का अनुमान है। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी नहीं करवाए जा रहे हैं। इन्हें तो आप सब पहचानते ही होंगे।
देश के गिने चुने पत्रकारों में से हैं जो सत्ता की दलाली नहीं करते और वो करते हैं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। इन्हें ईमेल करके धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अपना नंबर दो, मैं तुम्हें वहीं आकर मारता हूं। अजीत अंजुम ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि देश में ऐसी जमात तैयार हो रही है, ऐसे ईमेल और संदेश मुझे आते रहते हैं, यह सबसे ताजा वाला है। इस वक्त भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता करना सबसे मुश्किल काम होता जा रहा है। 2-4 दिन पहले ही किसी कट्टर भक्त ने फोन करके मुझे भी गालियां देने शुरू कर दी। लगातार पूछ रहा था अपना पता बताओ, वहीं आकर मारूंगा। और अक्सर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, मगर मैं इनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। क्यों इस पर टाइम वेस्ट किया जाए। शुरुआत में 1-2 बार जो धमकियां मिली, मैंने आप लोगों के साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बताया भी था। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मैं नहीं सुनाता हूं क्योंकि ये सब गालीबाज हैं। गालियां आखिर अपने दर्शकों को क्यों सुनाई जाए। हालांकि इन कट्टर भक्तों को यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति सत्ता से सवाल कर रहा है, अपनी पत्रकारिता कर रहा है, क्या उसे मालूम नहीं है कि तुम जैसे मच्छर आते रहेंगे भनभनाने। तो इन मच्छरों को भनभनाने दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार तभी तक सर्वाइव कर पाएंगे जब तक आप जनता उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।